हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपकी स्टडीज तो बहुत जबरदस्त चल रही हैं, तो आपकी स्टडीज में थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन डालते हुए मैंने एक और लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार किया है। लेक्चर का नाम है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है? आर्टिकल 13। तो सबसे पहले तो अपने नोटबुक निकाल लीजिए और आर्टिकल 13 को अपने नोटबुक में बहुत ही सुंदर अक्षरों में आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग इस पे सारी बातचीत करने जा रहे हैं। अगर इन केस कुछ रह जाता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मुझे अगर ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो। ऑलराइट, सो ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन हम लोग इसमें कवर कर लें। रीजन बिहाइंड दिस कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 10 to 20 मार्क्स के अंदर में देखने मिलता है। समटाइम्स इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डॉक्ट्राइन भी है, उन डॉक्ट्राइन पे भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के अंदर में आप लोगों को आ जाता है। लेकिन फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो आपको प्रोविजंस के साथ में डॉक्ट्राइन को भी उसके अंदर में लिखना है और कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब करना है। सो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। लेक्चर का आपका जो हेडिंग है वो आर्टिकल 13 है। सो ये क्या कहता है आपको टॉपिक एक बार बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 13 लॉ को डिफाइन करता है। आर्टिकल 13 क्या करता है? लॉ को डिफाइन करता है कि पूरे संविधान के अंदर, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ से हम क्या डिनोट करते हैं, हम किसको लॉ बोल रहे हैं पूरे संविधान में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमें ये जानना है। तो आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 13(3) हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो प्राइमरी आर्टिकल का क्लॉज है दैट इज आर्टिकल 13(1). आर्टिकल 13(1) हमें क्या कहता है? देखो, आर्टिकल 13(1) बहुत सिंपल सी बात बोलता है, मुश्किल नहीं समझना लॉ को, बहुत आसानी से और बहुत प्यार से समझना है। आर्टिकल 13(1) हमें क्या कहता है? हमें ये तो पता लग गया कि आर्टिकल 13 हमें लॉ को डिफाइन करता है और ये बताता है कि लॉ किसको बोलना है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 13(1) हमें क्या कह रहा है? आर्टिकल 13(1) सीधा सीधा बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। तो आपको क्या लिखना है यहां पर? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। आर्टिकल 13 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। आर्टिकल 13(2) बात करता है, आर्टिकल 13(2) बातें करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। और इसके अलावा आर्टिकल 13(3) की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 13(3) तो ये बताता है कि लॉ में किस किस को इंक्लूड किया गया है। स्पेसिफिकली लॉ में किसे किसे इंक्लूड किया गया है? लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश। लॉ इंक्लूड करता है ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश, जो कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ला सकते हैं। गवर्नर स्टेट लेवल पर ला सकते हैं, प्रेसिडेंट यूनियन यानी कि सेंट्रल लेवल पर ला सकते हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता और लगता है कि किसी लॉ को इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जिसको हम ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम हिंदी में अध्यादेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ इंक्लूड करता है ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बाईलॉज, बाईलॉज यानी कि एडिशनल लॉज होते हैं, रूल्स। बाईलॉज के अलावा आपको क्या लिखना है? रूल्स, कॉमा, रेगुलेशंस, रेगुलेशंस, कॉमा, नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस के अलावा नोटिफिकेशंस के अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो आगे कस्टम और यूजेजेस, कस्टम एंड यूजेजेस, कस्टम एंड यूजेजेस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन द टेरिटरी, in the
टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑल राइट, सो यहां पर ये सभी बातें हमें पता लगी आर्टिकल 13(3) से कि लॉ में इंक्लूड होते हैं ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम एंड यूजेजेस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी बनाए जा रहे हैं वो सब हम आर्टिकल 13(3) में लॉ में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको आर्टिकल 13(3) बताया। आप में से किसी ने अगर पहले का कुछ नोट ना किया हो तो ये आप नोट कर लें। वैसे तो कुछ खास यहाँ पर लिखा नहीं है। मैंने आर्टिकल 13(1) में बताया था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, आर्टिकल 13(2) में आपको बताया था पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अभी यहाँ पर ये मैटर तो बिल्कुल क्लियर है आर्टिकल 13(3) वाला, लेकिन जो ऊपर के हमारे दो आर्टिकल 13(1) है और आर्टिकल 13(2) है, ये थोड़े से ज्यादा ट्रिकी है, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जरा बिना देरी किए हुए समझते हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है समझना। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि हमें आर्टिकल 13(1) क्या कहता है और आर्टिकल 13(2) क्या कहता है। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 13(1) से रिलेटेड होगा। आर्टिकल 13(1) से रिलेटेड होगा। आर्टिकल 13(1) क्या कहता है, लेट्स सी। देखिए, आर्टिकल 13(1) बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, हमारे पास में एप्लीकेबल हो गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था यानी कि 1950 वैसे तो 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया था, एंड में नवंबर के मंथ में, लेकिन जो एप्लीकेबिलिटी हुई थी, इफेक्टिव हुआ था, वो कब से हुआ था, 1950 में। सो यहां पर बात की जा रही है कि 1950 से पहले कोई भी लॉ अगर बना है और वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में दिए गए राइट्स को वायलेट करता है, इन बातों को लिखते हैं एक बार। यहां बताया गया कि बिफोर 1950 कोई भी लॉ जो बन चुका था और एप्लीकेबल भी था इंडिया पे, लेकिन जब संविधान आया तो संविधान क्योंकि सुप्रीम लॉ है, हमने इसको सुप्रीम लॉ का नाम दिया है, तो सुप्रीम लॉ से ऊपर तो कोई चीज नहीं हो सकती। अगर संविधान में कोई बात लिखी हुई है और वो बात सुप्रीम है तो उसकी बात से ऊपर किसी अनदर लॉ की बात नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सा और सीधा सा फंडा है। क्या देखते हैं, बिफोर 1950 अगर कोई लॉ बना है और वो एप्लीकेबल है इंडिया में, तो वो लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है विद पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो उतना पोर्शन जितना इनकंसिस्टेंट है, वो लॉ जो है, जो भी इनकंसिस्टेंसी में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 के साथ में, उसको हम क्या मान लेंगे, शैल बी वॉइड। शैल बी वॉइड, वॉइड मतलब विच हैज नो वैलिडिटी, जिसकी कोई वैलिडिटी ना हो, वैलिड ना हो, उसको हम बोलेंगे वॉइड, यानी कि इनवैलिड। वॉइड का मतलब क्या है, इनवैलिड। ठीक है जी, तो आप यहां पर वॉइड का अनदर मीनिंग लिख लीजिए, इनवैलिड। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से। बिफोर 1950 कोई भी लॉ अगर था और वो लॉ इनकंसिस्टेंट है विद पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो लॉ वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक एक्स लॉ बना है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूं, ये एक्स एक लॉ है, कोई भी एक्ट है, ठीक है, इसका कोई एक प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है विद पार्ट 3 ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी एक्स लॉ है, एक्स एक्ट है, व्हाटएवर, कोई भी एक्स लॉ, मैंने नाम जस्ट ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया, इसका कोई एक प्रोविजन है और वो प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है विद द पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये पार्ट थर्ड क्या है, पहले तो हमें ये पता लगना बहुत जरूरी है कि पार्ट थर्ड के अंदर दिया क्या गया है ऐसा कि उसके साथ में अगर कोई भी लॉ टकराएगा, झगड़ा हुआ किसी अनदर लॉ का, वो भी ऐसा लॉ जो 1950 से पहले बना था और एप्लीकेबल था इंडिया के ऊपर। 1950 में क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल कर दिया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद कोई भी ऐसा लॉ जो कि 1950 से पहले अगर कोई भी लॉ ऐसा बना था जो इनकंसिस्टेंट था पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, पार्ट थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, तो आप यहां लिख लीजिए पार्ट थर्ड हमें क्या बताता है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थर्ड हमें बताता है फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में मौलिक अधिकार। मैं आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए लिख देती हूं, वैसे तो आप लोगों को पता है, बहुत समझदार हैं आप लोग, कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को ही दूसरी लैंग्वेज में अंग्रेजी में बोला जाता है। तो मौलिक अधिकार, देखिए हिंदी की हैंडराइटिंग मेरी बहुत ज्यादा खराब है, इनफैक्ट इंग्लिश की भी खराब है, मैं क्या ही कहूं, लेकिन इतना है कि आप लोग समझ सकते हैं। तो मौलिक अधिकार पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। मौलिक अधिकार जो इंडिया में सिटीजन्स रह रहे हैं उन लोगों को दिए गए हैं, कुछ नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, राइट। सो यहां पर अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की, तो वो पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया और इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया ना, ये बोला गया कि 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जब एप्लीकेबल हुआ उसके पहले जितने भी लॉ बने हैं उन लॉज में अगर कोई भी प्रोविजन ऐसा है जिसका झगड़ा हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पार्ट थर्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर कोई भी झगड़ा हो रहा है ऐसे किसी लॉ का या ऐसे किसी लॉ के प्रोविजन का जो कि बिफोर 1950 बने थे, तो उसको हम सीधा सीधा इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे, हम उसको वैलिड मानेंगे ही नहीं, वो इनवैलिड हो जाएगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमने सुप्रीम लॉ की उपाधि दी है और सुप्रीम लॉ की उपाधि देने का मतलब है कि इससे ऊपर तो कोई लॉ नहीं हो सकता, चाहे वो इसके पहले ही क्यों ना बना हुआ हो। यहां यही सवाल आ गया, देखो बिफोर 1950 एक्स लॉ बना था, उसका एक प्रोविजन था जिसका झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, और पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि सुप्रीम लॉ के अंदर नॉन सिटीजन और सिटीजन्स को दिए गए हैं। उनके साथ अगर किसी लॉ का झगड़ा होगा तो जीतेगा कौन, सुप्रीम लॉ, और सुप्रीम लॉ कौन है, पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल और सीधी सी बात है। तो हमें इससे ये समझ आ गया कि बिफोर 1950 कोई भी लॉ बना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे 1950 में जो लॉ बना यानी कि संविधान, संविधान के पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ अगर कोई भी प्रीवियस लॉ का, 1950 के पहले के लॉ का कोई प्रोविजन अगर इनकंसिस्टेंसी में आता है, उसके साथ में अगर कॉन्ट्राडिक्शन में आता है, झगड़े में आता है, कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो जीतेगा हमेशा वही जो सुप्रीम है। और सुप्रीम कौन है, पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात समझ आती है। अगर इन केस झगड़ा हुआ तो जीतेगा सुप्रीम लॉ, लेकिन हारेगा कौन, वो लॉ जो बिफोर 1950 बना था। और हारने को हमने यहां क्या दिया नाम, वॉइड। तो मतलब वो पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो वॉइड हो जाएगा जितना इनकंसिस्टेंट होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी दैट लॉ और दैट प्रोविजन शैल बिकम इनवैलिड या फिर वॉइड। तो यहां पर ये बात तो हमें समझ आ गई कि पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 13(1) हमें क्या कहता है, पार्ट थर्ड के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। और बिफोर 1950 कोई लॉ बना है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कंसिस्टेंसी में नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा या फिर वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 13(2) की। आर्टिकल 13(2) की नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टिकल 13(2).
आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) हमें क्या कहता है? ये सीधी सी बात बोलता है 1950 के बाद, यानी संविधान आने के बाद अगर कोई लॉ ऐसा बन रहा है तो बन ही नहीं सकता। भाई बिफोर वाले तो बन चुके हैं, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। उनके साथ ये कर सकते हैं कि जितना इनकंसिस्टेंट है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दो, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 13(2) हमें कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है? देखो 1950 के बाद, यानी कि संविधान आने के बाद, 1950 के बाद, 1950 के बाद, आफ्टर 1950, आफ्टर 1950, आफ्टर 1950 स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, साफ मना कर दिया, स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकता which will in the contravention of, which will inconsistent लिखिए, which will inconsistent, which will inconsistent with part 3rd of Indian Constitution, part 3rd of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, देखिए एक बार रीड करिए। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आफ्टर 1950, 1950 के बाद स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3rd के इनकंसिस्टेंसी में। बात समझ आती है? यानी कि फंडामेंटल राइट्स से कोई भी ऐसा लॉ जो इनकंसिस्टेंसी में हो वो स्टेट बना ही नहीं सकता है। जो बन चुके हैं उसकी बात तो हम पहले कर चुके हैं 1950 से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 1950, वो हम आर्टिकल 13(1) में डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 13(2) में उन लॉ की बात हो रही है जो बने नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना स्टेट को ये हिदायत दी जा रही है कि सुप्रीम लॉ आ गया है, अब तुम लोगों की खैर नहीं है। अब ये ध्यान रखना, पहले जो हुआ छोड़ दो, लेकिन 1950 के बाद कोई ऐसा लॉ स्टेट गलती से भी ना बनाए जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंसी में हो। अगर ऐसा हुआ तो वो लॉ पूरे तरीके से इनवैलिड होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हम उसको वैलिड बोल ही नहीं सकते। बात समझ आई है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो लॉ इनवैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है जी, बना ही नहीं सकता है स्टेट पे ऑब्लिगेशन है, राइट? ओके, सुनाओ, हमें प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में क्लियर हो गया, इनकंसिस्टेंसी के बारे में क्लियर हो गया, और कौन से राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए ये भी हमें पता लग गया है। और आर्टिकल 13(3) के अंदर हमने लॉ की डेफिनेशन में किस किस को इंक्लूड किया इतना पता लग गया। अभी मैं बात करने जा रही हूं आप लोगों से दो डॉक्ट्राइन की। डॉक्ट्राइन यानी कि कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, दो डॉक्ट्राइन के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। यहां पर आप लोगों के पास है दो डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है देखते हैं एक बार। देखिए, ये एक कंप्लीट लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंप्लीट लॉ है, ठीक है, इसका जो रेंज है वो इतना है, ये एक कंप्लीट लॉ है, इसके प्रोविजंस सब इसी के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, दिस ये सब इसके प्रोविजंस हैं। ऑलराइट, अभी इस पूरे लॉ के अंदर में से ऐसा हुआ कि इतना जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, इसमें कुछ पॉइंट्स थे। ये जो पॉइंट्स मेंशन थे इस लॉ के अंदर, इन पॉइंट्स का क्या हुआ कि ये इनकंसिस्टेंसी में आ गए। ये पॉइंट्स इनकंसिस्टेंसी में आ गए। किसके साथ में? फंडामेंटल राइट्स के साथ। फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंसी में आ गए ये कुछ पॉइंट्स इस पूरे लॉ के। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है
कि क्या ये पूरा, अगर इनकंसिस्टेंसी फंडामेंटल राइट्स के साथ में हो गई है इस लॉ के कुछ प्रोविजंस की, तो जरा अपना माइंड अप्लाई करके मुझे बताइए कि हम इस पूरे के पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दें, या फिर हम सिर्फ ये जो पोर्शन है, सिर्फ इतना पोर्शन जो कि इनकंसिस्टेंट हो रहा है उसको वॉइड डिक्लेयर करें। जवाब समझ आ गया ना? जितना पोर्शन इनकंसिस्टेंसी में है उसी को ही वॉइड डिक्लेयर करना है। दैट मींस कि ये पोर्शन, दिस रेड पोर्शन, रेड मतलब खतरा, खतरा मतलब इनवैलिडिटी, राइट? तो दिस रेड पोर्शन विल बी void. That means to the extent of that inconsistency, हम उस लॉ के प्रोविजन को इनवैलिड करार देंगे, वॉइड करार देंगे, ना कि पूरे के पूरे लॉ को। पूरे लॉ की बेचारे की क्या गलती है? बाकी सब जितने भी उसके प्रोविजंस हैं, ये जो ब्लू पोर्शन के प्रोविजंस हैं, यहां पर जो ब्लू पोर्शन के प्रोविजंस हैं, ये सब ब्लू पोर्शन के प्रोविजन तो वैलिड है। हमारा जो इनकंसिस्टेंट हो रहा है वो ये रेड पोर्शन इनकंसिस्टेंट हो रहा है ना फंडामेंटल राइट के साथ, तो जितना इनकंसिस्टेंट है उसी को ही हटा दो ना। ऐसा देखो बहुत इजी होता है ना? ऐसा बहुत इजी है, क्योंकि पूरा लॉ अगर हम इनवैलिड बोल देंगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा मैं आपको एक बहुत सिंपल सा अनदर एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि बाय गॉड फॉरबिडन, अगर इफ इन एनी केस किसी का एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंटल केसेस के अंदर में किसी भी पर्सन का कोई एक बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है और डॉक्टर्स ऐसा समझते हैं कि बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है तो उतना पोर्शन हम कट डाउन कर दें सो दैट कि इंफेक्शन अनदर बॉडी के अंदर में, पूरी बॉडी के अंदर में ना फैले। उतना पोर्शन कट करने से उस इंसान की जान बच सकती है, तो उतना ही पोर्शन कट किया जाए जहां तक इंफेक्शन स्प्रेड हुआ है। बाकी का जो बॉडी पार्ट्स है उसको हमें हार्म करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। जितना पोर्शन में इंफेक्शन हुआ है उसको कट कर दो तो उस इंसान की जान बच सकती है। सेम यहां पर एप्लीकेबिलिटी हम लोग अगर लगाएं तो जितने में खराबी आई है, जो झगड़ा कर रहा है, जिसकी इनकंसिस्टेंसी है फंडामेंटल राइट के साथ, अगर हम उसी को वॉइड बोल दें तो पूरे के पूरे लॉ के जो प्रोविजन बचे हुए हैं, जो बिल्कुल सही है, वैलिड है, तो उनको तो वैलिड रहने देंगे ना, उसकी तो कोई गलती नहीं है। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया। अभी मैं आपको नेक्स्ट डॉक्ट्राइन एक और बताती हूं। देखो, अभी मैं एक और डॉक्ट्राइन आपको बताती हूं। डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक नेक्स्ट डॉक्ट्राइन हमारे पास क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसी एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊंगी। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, देखो जी, बहुत सीधा सा इसका मतलब है। अगर कभी ऐसा लगता है कि ये जो आपका पूरा का पूरा लॉ था, इस लॉ के ये जो प्रोविजन इनकंसिस्टेंसी में थे, इन प्रोविजंस को इस पूरे लॉ से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं था, तो हम पूरे के पूरे लॉ को क्या कर देंगे? रेड कर देंगे। तो यहां पर मैं आपको एक और डायग्राम बना करके समझाती हूं। ये देखिए, हाफ ऑफ द पोर्शन जो है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट। हाफ ऑफ द पोर्शन इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट और पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कायदा तो ये कहता है कि ये जो पोर्शन इनकंसिस्टेंसी में है इसको वॉइड डिक्लेयर कर दो। लेकिन अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि जरा मुझे बताओ अपना जीनियस माइंड अप्लाई करके कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर मान ले कि पूरे लॉ से इस रेड पोर्शन को हटाना, सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। ये डिपेंडेंट है इस ऐसे प्रोविजन पे, लॉ के अनदर प्रोविजंस पे, जो कि रिमेनिंग प्रोविजंस हैं।
जो रिमेनिंग प्रोविजन है उन पे ये रेड पोर्शन डिपेंडेंट है पूरे तरीके से, इसको सेपरेट करना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो इफ इन एनी केस वॉइड पोर्शन का, ये वॉइड पोर्शन है, इतना पता लग गया है, वॉइड पोर्शन का सेपरेशन वैलिड पोर्शन से पॉसिबल नहीं है, तो इस पूरे के पूरे लॉ को हम इनवैलिड या फिर वॉइड बोल देंगे, क्योंकि यहां पर जितना पोर्शन इनकंसिस्टेंसी में है उसको लॉ से सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हालत में। हमने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करके देख लिया है। अगर ऐसा हो रहा है कि सेपरेबल पॉसिबल नहीं है, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है प्रोविजन का पूरे लॉ से, तो एक काम करो, पूरे के पूरे लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दो, पूरे के पूरे लॉ को इनऑपरेटिव कर दो, वॉइड डिक्लेयर कर दो उसको। उस पे कौन सा डॉक्ट्राइन लगा दो? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का मतलब है कंप्लीट लॉ विल बी इनऑपरेटिव। यहां आप लिख लीजिए बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में, कंप्लीट लॉ विल बी इनऑपरेटिव, will be inoperative till it is cured, जब तक उसका इनऑपरेटिवनेस क्योर नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता, राइट। कंप्लीट लॉ विल बी इनऑपरेटिव, राइट। ये पूरा का पूरा लॉ क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव इन केस ऑफ, इन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, इन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में पूरा का पूरा लॉ इनवैलिड हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस, सेपरेशन ऑफ इनकंसिस्टेंट प्रोविजन इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहां लिख लीजिए सेपरेशन ऑफ इनकंसिस्टेंट प्रोविजन is not possible. Separation of inconsistent provision is not possible. Is not possible from whole law, पूरे लॉ से, from whole law. ठीक है जी। तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या करूं? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स लगा दो। बहुत सीधे से दोनों डॉक्ट्राइन है, ध्यान से समझो। फिर से एक बार दोबारा करते हैं, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी वहां लगेगा जहां पर इनकंसिस्टेंट प्रोविजन को सेपरेट करना पूरे लॉ से पॉसिबल है। इसीलिए क्योंकि हम जितना पोर्शन इनकंसिस्टेंट है उसको अगर वॉइड डिक्लेयर कर देंगे तो बाकी लॉ जो है वो वैलिड चल रहा है तो वैलिड चलने दो, उसको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमें पूरे के पूरे लॉ को छुपाना पड़ेगा, इनऑपरेटिव करना पड़ेगा। वो पूरा लॉ हमारे लिए फिर वो वॉइड हो जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वो सुप्रीम लॉ के साथ में इनकंसिस्टेंसी में आ रहा है। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये दोनों डॉक्ट्राइन समझ आ गए हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बार स्क्रीन स्क्रॉल कर देती हूँ सो दैट कि आपको डिफिकल्टी ना हो नोट डाउन करने में। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये कंप्लीट है। यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी ये हमें पता लग गया है, राइट। नाउ आर्टिकल 13(2) मैंने यहां पर आपको ये बताया था। अब इसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग था जहां पर हमने एग्जाम्पल लिया था 13(1) में एक्स लॉ कंपनी का। थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई किया था। नेक्स्ट हमारे पास यहां से स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था अपने टॉपिक का। ऑल राइट, सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ केसेस की। मैं आप लोगों से एक केस डिस्कस करने जा रही हूं जिसका नाम है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। तो देखिए स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का एक केस एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट केस है। एक थोड़ा सा पॉइंट और यहां पर है, दैट इज द रीजन कि मैं आप लोगों को वो केस करवा रही हूँ। लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। तो आप यहां नोट करेंगे केस लॉ, केस लॉ। व्हाट इज द केस? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। तो आप लिख लीजिए स्टेट ऑफ
गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। देखो जी, बहुत सीधा सा ये केस है और इस केस ने हमें एक और बात एनवलप के साथ ओपन की और हमें एक और बात समझ आई। वो क्या बातें हैं देखते हैं एक बार। देखो, एक कंपनी है, कंपनी यहां पर रजिस्टर हुई और कंपनी रजिस्टर होने के बाद हमें ये पता लगा कि कोई लॉ अगर इनऑपरेटिव हो रहा है, यानी कि वॉइड हो रहा है, कोई भी लॉ अगर वॉइड हो रहा है, तो कंपनी जाएगी कहां पर? अपने राइट्स को बचाने के लिए। राइट्स प्रोटेक्ट करने का राइट स्टेट के पास में है, हमें पता है। फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तो फंडामेंटल राइट वायलेट होने के लिए हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम गार्जियन हमारा जो है उसके पास में, राइट? सुप्रीम गार्जियन या जो हमारा सुप्रीम गार्जियन है उसके पास जब जाएंगे तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे पूरे तरीके से। और वो कौन है? स्टेट। सुप्रीम गार्जियन कौन है? स्टेट। स्टेट यहां पर हमारी प्रोटेक्शन करेगा। अभी स्टेट जब हमारी प्रोटेक्शन करेगा तो स्टेट के पास कंपनी दौड़ते दौड़ते गई कि देखो ये लॉ जो है वो इनऑपरेटिव हो रहा है क्योंकि ये इनकंसिस्टेंसी में है फंडामेंटल राइट्स के साथ में। तो इस केस में एक बहुत सुंदर सा जजमेंट आया और ये बोला गया वॉइड है फंडामेंटल राइट्स के साथ, ठीक है। इस केस में बहुत सुंदर सा जजमेंट आया। ये कहा गया कि कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको दिए गए हैं? सिटीजन्स को। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं। तो यहां पर जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये जो फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है वो फंडामेंटल राइट के अंदर में दिया गया है, फ्रीडम का। ये फंडामेंटल राइट के अंदर में दिया गया है। अब इस राइट को सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, नॉन सिटीजन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जिसके पास नागरिकता नहीं है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्दों में समझा दूं, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो सिटीजन नहीं हो सकती है। तो नॉन सिटीजन को आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो वॉइड लॉ है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है फंडामेंटल राइट्स के साथ, ये उन लोगों के लिए है इनकंसिस्टेंसी, या ये लॉ उन लोगों के लिए इनवैलिड है जो कि सिटीजन्स हैं। आप तो सिटीजन है नहीं क्योंकि आप एक कंपनी है। आप सिटीजन नहीं है, दैट मीन्स ये लॉ पूरा का पूरा आप लोगों के लिए क्या है? वैलिड है। आप कंपनी है इसलिए आप नॉन सिटीजन है। आप नॉन सिटीजन है तो ये लॉ आपके लिए इनकंसिस्टेंट कहीं से भी नहीं हुआ। ये लॉ आपके लिए तो वैलिड रहेगा ना। ये लॉ उन लोगों के लिए इनवैलिड होगा, वॉइड होगा जो कि सिटीजन है। उनका कोई फंडामेंटल राइट अगर कोई वायलेट कर रहा है, उसका कोई हनन कर रहा है, उसको कोई इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो लोग हमारे पास आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को और हम उनके राइट्स को बचाने के लिए एक्शन लेंगे। लेकिन क्योंकि आप नॉन सिटीजन है तो आपके लिए तो ये लॉ पूरे तरीके से वैलिड है, तो आपके राइट्स को बचाने का तो सवाल पैदा ही नहीं हुआ। क्योंकि आप सिटीजन है ही नहीं तो आपका राइट वायलेट होगा कहां से? जब राइट वायलेट नहीं हुआ तो राइट को प्रोटेक्ट करने का बात भी नहीं होती है। राइट जब वायलेट ही नहीं हुआ है तो उस राइट को प्रोटेक्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप तो नॉन सिटीजन है और नॉन सिटीजन के लिए ये आर्टिकल 19 का जो राइट है वो अवेलेबल नहीं है। तो आप यहां से जा सकते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि कोई भी राइट सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, तो वो सिटीजन के लिए ही इनवैलिड होगा अगर वो फंडामेंटल राइट, उस फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंसी में लॉ आ रहा है तो। लेकिन अगर कोई नॉन सिटीजन है वो बोले कि सिटीजन की तरह मेरे लिए भी इनवैलिड है, तो नहीं जी, उसके लिए वो पूरे तरीके से वैलिड रहेगा। ऑलराइट, सो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स का केस लैंडमार्क केस था, अच्छा केस है। आप लोग थोड़ा सा इस पे गूगल से जब आप लोग स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल स्टडी करिएगा, या आपकी जो बुक्स हैं, मटेरियल है, उनमें आप लोग स्टडी कर सकते हैं। राइट,
सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर अपलोड करूं। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके रिक्वेस्टेड वीडियो को लेकर के आने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।